PHP बेसिक्स, स्ट्रिंग्स, एरेज और सुपर ग्लोबल्स देखने के बाद जिस नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं वो है फॉर्म हैंडलिंग विद PHP। फॉर्म हैंडलिंग क्या होता है? फॉर्म हैंडलिंग यानी आप HTML फॉर्म से डेटा को गेट करते हैं, PHP में लेते हैं उसे, देन उस पर कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद उसे डेटाबेस में सबमिट करने को कहा जाता है फॉर्म हैंडलिंग। अब चूंकि जब आप कोई फॉर्म से डेटा लेते हैं तो या तो वो फाइल स्टोरेज में स्टोर होगा या डेटाबेस में। फॉर्म हैंडलिंग पढ़ने से पहले हम डेटाबेस को अच्छे से स्टडी करेंगे। डेटाबेस जो हम पढ़ रहे हैं इस कोर्स में वो है MySQL, द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस इन द वर्ल्ड। आपके सामने स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं वो है PHP माई एडमिन। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है ये MySQL का, यानी कमांड लाइन के बजाय आप ग्राफिकल अब MySQL को यूज कर सकते हैं। PHP माई एडमिन तक पहुंचने के लिए या PHP माई एडमिन ओपन करने के लिए, डेटाबेस रिगार्डिंग कुछ भी काम करने के लिए आपको अपने ब्राउजर में लिखना होता है, ब्राउजर के एड्रेस बार में लिखना होता है localhost/php my admin विदाउट एनी स्पेसेस। तो आपके सामने आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। दो मेजर पोर्शन है स्क्रीन के, लेफ्ट में ये डेटाबेसेस के नेम एंड राइट में आपकी मेन स्क्रीन या कंटेंट स्क्रीन। जब आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम PHP में एडमिन खोलेंगे तो आपको उस टाइप में डेटाबेसेस ना दिखें। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप डेटाबेस बनाते जाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते जाते हैं, तो आपको यहाँ पे लिस्ट बढ़ती चली जाती है। आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी जानकारी जो आपको इस पेज पे दिखाई देगी वो मैं बता देता हूँ। लेफ्ट में आपके डेटाबेसेस आते ही हैं। टॉप में आपके पास एक नेविगेशन मेन्यू है जहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है जिनको डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। नीचे जो आपके बॉक्सेस हैं उसमें जो राइट साइड वाला बॉक्स है डेटाबेस सर्वर, कुछ सर्वर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी यहाँ है। जब आप PHP इंस्टॉल करते हैं या कोई भी स्टैक PHP का XAMPP या LAMP या WAMP इंस्टॉल करते हैं, उसमें जो डेटाबेस इंस्टॉल होता है उसमें ऑलरेडी एक आपको डिफ़ॉल्ट यूज़र बन के आता है। उस यूज़र का नाम यहाँ लिखा हुआ है रूट। आपका जो होस्ट नेम है वो है लोकल होस्ट, वो भी यहाँ लिखा हुआ है। सर्वर के बारे में कुछ जानकारी है यहाँ पे, आपके सर्वर कौन सा है, उसका वर्जन कौन सा है, जो ये PHP में एडमिन आप यूज़ कर रहे हैं इसका वर्जन क्या है, कौन कौन सा एक्सटेंशन है PHP के जो अनेबल्ड हैं, PHP का खुद का वर्जन कौन सा है, PHP में एडमिन का वर्जन कौन सा है। ये कुछ ज़रूरी जानकारी आपको यहाँ मिल रही है। क्यों मैं बता रहा हूँ आपको? क्योंकि ये सारी जानकारी, आपका यूज़र नेम, होस्ट कौन है, ये सारी जानकारी आपको चाहिए होगी जब आप PHP को MySQL से कनेक्ट करेंगे, यानी HTML फॉर्म से डेटा गेट करके PHP में से लेंगे और उस फॉर्म को आप MySQL डेटाबेस में स्टोर कराएंगे या डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करके PHP में लेंगे, तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, लेफ्ट में यहाँ पे आपके पास डेटाबेसेस की लिस्ट है। वही सेम चीज़ आपको जब आप पहले मेन्यू आइटम पे क्लिक करेंगे डेटाबेस, सेम लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। नेक्स्ट जो टैब है वो है SQL, जहाँ हम अपना मेजर टाइम बिताएंगे। यहाँ आप क्वेरीज लिखकर, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो क्वेरी आप लिखते हैं वो लिखकर आप डेटाबेस में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, या टेक्निकल भाषा में उसे कहते हैं आप क्वेरी फायर करेंगे। डेटाबेस टैब में एक बार वापस जाते हुए यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से आप डेटाबेस क्रिएट भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ डेटाबेस का नाम लिखेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा यहाँ, और यहाँ आपको लिस्ट में एक नाम ऐड दिख जाएगा। लेकिन हम SQL टैब से ही अभी सारा काम करेंगे। आगे के जो टैब्स हैं इनके बारे में जानकारी हम जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे आपको मिलती जाएगी। फिलहाल हमारा काम इन दो ही टैब से होगा। जब भी कोई फॉर्म आया आपके पास, जब भी कोई फॉर्म का डेटा आपको डेटाबेस में स्टोर करना है, तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आपको एक चाहिए होता है एक डेटाबेस। देन आपको उस डेटाबेस में चाहिए होती है मल्टीपल टेबल्स, जिन टेबल्स में आप इंफॉर्मेशन या डेटा स्टोर करेंगे। सबसे पहला काम जो डेटाबेस से रिगार्डिंग, आपको जब भी कोई डेटाबेस काम कुछ करना है तो सबसे पहला टास्क जो चाहिए होता है वो होता है एक डेटाबेस क्रिएट करना। क्वेरी बहुत ही सिंपल है उसकी, क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नेम।
MySQL केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। आप कैपिटल लेटर्स में लिखें, स्मॉल लेटर्स में लिखें, या आप कैपिटल स्मॉल कैसे भी करें, MySQL में कोई फर्क नहीं है। केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। नेमिंग कन्वेंशंस भी MySQL के बहुत सिंपल हैं। जब भी आप डेटाबेस, चाहे डेटाबेस नेम बना रहे हैं, चाहे टेबल नेम बना रहे हैं, या टेबल के अंदर जब कॉलम्स आएंगे तो कॉलम बनाएंगे, रूल्स बहुत सिंपल हैं और सिमिलर हैं। नंबर से शुरुआत नहीं होती है, स्पेशल कैरेक्टर से शुरुआत नहीं होती है, यानी अल्फ़ाबेट से शुरुआत होती है। जैसे हम डेटाबेस बना रहे हैं, अगर से मैंने डेटाबेस बनाया PHP, सेमीकोलन। अगर आप सिंगल ही क्वेरी लिख रहे हैं तो सेमीकोलन भी ऑप्शनल है, मैं ऐसे भी रन कर सकता था। अगर इसके बाद मुझे और कोई क्वेरी लिखनी होती तो सेमीकोलन मेरे लिए ज़रूरी था। यहाँ नीचे गो का बटन है, जब आप इस पर गो पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप कि MySQL रिटर्न एन एम्प्टी रिजल्ट सेट। क्वेरी रन हो गई है, वो कह रहा है इस जो आपने डेटाबेस क्रिएट किया इसमें अभी कोई टेबल नहीं है। डेटाबेस की लिस्ट में जाएं, अगर इस एरो पे क्लिक करके यहाँ देखेंगे तो आपको जिस नाम से आप डेटाबेस बनाया वो दिख जाएगा, ये रहा। तो आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको अभी क्या लिखा हुआ आ रहा है, नो टेबल्स फाउंड है ही नहीं, अभी तो बनाई है हमने। एक कॉमन सी प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं, कभी कभी ये होता है जब आप SQL में आके डेटाबेस क्रिएट करते हैं या कोई क्वेरी लिखते हैं या कोई टेबल बनाते हैं, वो इमीडिएटली आपको इस टैब में दिखाई नहीं देती है। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है, इस पर क्लिक करके आप उसे रिफ्रेश कर सकते हैं, तो जो भी चेंज है वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है नो टेबल्स फाउंड, जब मैं स्ट्रक्चर टैब में गया। अगेन टेबल भी आप ग्राफिकली यहाँ से बना सकते हैं, बट हम तो SQL टैब से ही अभी यानी क्वेरी लिखकर SQL लिखकर ही टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल्स क्रिएट करने की जब बात आती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं। टेबल के अंदर आप तरह तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, उनको स्टोर करने के लिए आपके पास तरह तरह के फील्ड्स मौजूद हैं, तरह तरह की ऑप्शंस मौजूद हैं। स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है। अभी आपने देखा था क्रिएट डेटाबेस, अब यहाँ है क्रिएट टेबल। अगेन केस इनसेंसिटिव है, स्मॉल में या कैपिटल में फ़र्क नहीं पड़ता। से मैं एक टेबल बना रहा हूँ यूज़र, क्रिएट टेबल यूज़र पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में क्या आएगा, पैरेंथेसिस में आएगा इस टेबल में जो आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कॉलम्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। जो डेटा आप किसी भी फॉर्म से लेके आते हैं, डेटा जो डेटाबेस में होता है वो एक्चुअली इन कॉलम्स में ही आके स्टोर होता है। तो क्रिएट टेबल एंड टेबल का नाम और पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में जो आपका फॉर्म है या जो इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करा रहे हैं उसमें जितने फील्ड्स हैं उतने ही यहाँ पे कॉलम्स बनते हैं। सिंपल से सिंपल जैसे मैं बात करूँ, अगर आप एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाते हैं कहीं भी, उस जो भी डिटेल्स में भरी जाती है उस डिटेल को आपको जब स्टोर कराना होता है तो उसमें जितने फील्ड हैं उतने ही यहाँ पे कॉलम बनेंगे। जैसे मान लीजिए रजिस्ट्रेशन में होता है एक नेम, फादर्स नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, मुझे ये सारी चारों पांचों फील्ड्स जो हैं वो डेटाबेस में स्टोर कराने हैं। सबसे पहले मैंने कहा नेम, मुझे नेम जो है जो भी यूज़र फॉर्म में भरेगा वो मुझे स्टोर कराना है। सबसे पहले जो आपको चाहिए वो है कॉलम का नाम, जो ये सिग्निफाई करेगा इसमें किस प्रकार की जानकारी, कौन सी जानकारी इस कॉलम में आके स्टोर हो रही है। सिंपल रखते हुए चीज़ों को मैंने कहा कि ये कॉलम है नेम के लिए, इसमें नेम आके स्टोर होगा। कॉलम नेम के बाद आपको बताना होता है डेटा टाइप, कि इस कॉलम में जब इंफॉर्मेशन आएगी वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन होगी, वो किस प्रकार की इंफॉर्मेशन होगी। क्या वो कोई नंबर होगा, क्या अल्फ़ाबेट होगा, नंबर और अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन होगा, डेट होगी, बूलियन होगा, या क्या होगा। डेटा टाइप जो मैंने लिया है यहाँ पे लिया है वैरकैर। वैरकैर का मतलब है एक ऐसा डेटा टाइप जिसमें आप अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर सब कुछ स्टोर कर सकते हैं। वैरकैर हमने क्यों लिया, बिकॉज जब भी कोई नेम आप लिखेंगे आप उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी इंक्लूड करेंगे। स्पेस अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में। डेटाबेस में एक टाइप और होता है कैर, कैर ऑल्सो स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर ओनली। कैर यहाँ इसलिए नहीं लिया गया है बिकॉज कैर जो है वो स्पेस को अलाउ नहीं करेगा। अगर आप किसी से फुल नेम मांग रहे हैं तो वो फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम ही लिखेगा, हेंस दैट कैर।
कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी, उस इंफॉर्मेशन का टाइप क्या होगा, ये बताने के बाद आपको बताना पड़ता है कि कितने कैरेक्टर्स उस इंफॉर्मेशन में आप मैक्सिमम स्टोर करवा सकते हैं, मतलब जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है। MySQL में जो हाईएस्ट लिमिट है इस चीज़ की वो है 255, मतलब 255 कैरेक्टर से ऊपर अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो उसे स्टोर इस तरीके से नहीं कराया जा सकता। हालांकि नेम्स 255 कैरेक्टर्स के नहीं होंगे, मैं इसमें डाल देता हूँ 50। कॉमा, कॉमा का मतलब है कि अभी इंफॉर्मेशन ख़त्म नहीं हुई है, आप और कॉलम्स बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने कह दिया एफ नेम यानी फादर्स नेम, इसका डेटा टाइप और इसकी लेंथ बिल्कुल सेम रखी है मैंने। हम कहते हैं ईमेल, डेटा टाइप तो इसका सेम, इसकी जो लेंथ है वो हम ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि ईमेल्स लंबे होते हैं। फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर, पी नंबर, जो आप नाम रखना चाहें वो रखें। इंट, इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर। 10, मैं 10 बाइट्स लंबी इंफॉर्मेशन स्टोर करा सकता हूँ इसमें, 11 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता। अगर फॉर्म से आपके पास 4 इंफॉर्मेशन आ रही है, नेम, फ़ोन, नेम, फादर्स नेम, ईमेल और फ़ोन, डेटाबेस में उसको स्टोर कराने के लिए मैंने कहा 4 कॉलम होने ही होने चाहिए आपके पास। यहाँ एक चीज़ जो मैं ज़रूरी बताने जा रहा हूँ वो ये है, जब भी आप कोई टेबल क्रिएट करेंगे डेटाबेस में, फॉर्म से जितने भी फील्ड आपके पास आ रहे हैं डेटाबेस टेबल में, उससे हमेशा एटलीस्ट एक कॉलम ज़्यादा आपके पास रहेगा। वो जो एक कॉलम ज़्यादा मैं बता रहा हूँ वो होता है, वो हम लेते हैं आईडी, उसका डेटा टाइप हम लेते हैं हमेशा इंटीजर, 10 कैरेक्टर लंबी उसको लेंथ दे दी, एंड कॉमा। ये आईडी हम क्यों ले रहे हैं, ये आईडी ही आगे चल के जब हम डेटाबेस में डिलीट एंड अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको ये आईडी काम आएगी। इसके अलावा जब आपको कोई रो आइडेंटिफाई करनी है बहुत सारे रिकॉर्ड्स में, वहाँ भी आपको ये आईडी काम आएगी। एक इंटीजर सीरियल नंबर भी आप कह सकते हैं, हमेशा हम अपने टेबल में ऐड करेंगे ही, चाहे आप किसी भी टाइप की किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए टेबल बना रहे हैं, उसके ऊपर एक इंटीजर फील्ड, उसका नाम आईडी होना ज़रूरी नहीं है बट फील्ड वो इंटीजर होना चाहिए, डेटा टाइप उसका इंटीजर होना चाहिए, ऐसा कॉलम हमेशा बनेगा ही बनेगा। जैसे HTML में आपने पढ़े हैं कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो टैग की पावर को बढ़ाते हैं, एंकर में जैसे HREF आता है, IMG में SRC आता है, एट्रीब्यूट्स यहाँ भी होते हैं। आईडी पे खासकर जब भी आप आईडी बनाएंगे और हर टेबल में आप आईडी बनाएंगे, उसको कुछ एट्रीब्यूट्स आपको देने होंगे। ओके, टेबल नेम यूज़र में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, हमने उसको यूज़र्स कर दिया है, यूज़र एक रजिस्टर्ड रिजर्व कीवर्ड होगा PHP एडमिन में। आईडी में हमने कहा है इंटीजर टाइप का डेटा उसमें आएगा, मैक्सिमम लेंथ जो आप स्टोर कर सकते हैं वो 10 इंटीजर्स की है। उसके आगे हमने कहा है नॉट नल, उसके आगे प्राइमरी की एंड ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए, यूज़र जब फॉर्म भरेगा वो तो फॉर्म में 4 ही चीज़ें भरेगा, अपना नाम, फादर्स नेम, ईमेल आईडी एंड फ़ोन। आईडी चूंकि यूज़र नहीं दे रहा तो आपको भरनी पड़ेगी ऑटोमेटिक, या ऐसे बोलो ऑटोमेटिक आएगी। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब होता है ऑटोमेटिक एक इंटीजर ऊपर एक नंबर आगे, जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन डेटाबेस में आएगी उस समय पे जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इस टेबल में होंगे वो होंगे 0। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है नेक्स्ट रिकॉर्ड जब आएगा वो ऑटोमेटिकली 0+1 1 आईडी पर आएगा, उसकी आईडी जो होगी वो होगी 1। प्राइमरी की, वैसे तो प्राइमरी की अपने आप में एक अलग टॉपिक है जिसको डिटेल्ड
डिस्कशन चाहिए, देन आपको प्राइमरी की यूनिक की में डिफरेंस भी बताना पड़ेगा। अभी मैं इतना सा बता देता हूँ, प्राइमरी की यहाँ आईडी को इसलिए बनाया गया है, या ऐसे बोलूँ प्राइमरी की इसलिए यूज़ की गई है ताकि हम रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें आगे। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जब हमें कोई रिकॉर्ड एडिट करना है, अपडेट करना है, हमें कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो हम उसकी आईडी से ही पता लगाएंगे कि ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड है जिसको मॉडिफिकेशन की या डिलीशन की ज़रूरत है। यानी कि किसी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम आईडी का इस्तेमाल करेंगे। नॉट नल इसलिए ही लिखा गया है क्योंकि प्राइमरी की जो है उसमें नल कीवर्ड कभी भी स्टोर नहीं हो सकता, इसलिए हमने लिखा है कि आईडी में अगर यूज़र की तरफ से आईडी नहीं आती है तो उसकी जो आईडी होगी वो नल नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ तो स्टोर करना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद जब आप गो पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे चेक आ गया है, यानी सब कुछ सही है। लेफ्ट साइड में अब आप देखेंगे PHP के अंदर आपको एक यूजर्स नाम की टेबल दिखाई देगी। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कॉलम नेम्स आ गए हैं, उसके नीचे डेटा नहीं है कि अभी अभी टेबल बनी है। ऊपर अगर स्ट्रक्चर टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका स्ट्रक्चर यानी कॉलम्स के नाम, उनकी लेंथ, डेटा टाइप वगैरह सब कुछ दिखाई जाएगा। डेटाबेस आपके पास बन गया, टेबल आपके पास बन गई। जो नेक्स्ट टास्क होगा वो होगा टेबल में कुछ एडिशन करना, देन उसके बाद आप देखेंगे टेबल में एडिट या डिलीट करना। देन हम देखेंगे टेबल को कैसे आप पूरी टेबल को ट्रंकेट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, या टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज यानी ऑल्टर आप करके देखेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में। इस वीडियो में इतना ही। ये था इंट्रोडक्शन टू PHP एडमिन एंड बेसिक क्वेरीज। थैंक यू।